जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडू रीजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का बिहार पुलिस के साहस फाउंडेशन बैच में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल सिपाही भर्ती का एग्जाम है, उस एग्जाम में आपका एक सीट पक्का करने के लिए, एक सीट को फिक्स करने के लिए ये बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग इस बैच से जल्द जुड़ जाएं और आपके कोई चाहने वाले हैं, कोई जानकार हैं, कोई भाई हैं या आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई मित्र हैं, चाहते हैं कि बिहार पुलिस में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, इस बैच से उसे जरूर जुड़ना चाहिए। तो ये बैच का आप लोग को सारा क्लास कंटिन्यू बेस पे स्टार्ट हो चुका है। और इससे पहले की अगर बात करें लेक्चर की, तो इसमें आपको साइंस का क्लास स्टार्ट हो चुका है और मैथ के क्लास में मैं जैसा कि बताया था कि मैथ में आप लोग जो मैं इससे पहले वाले टॉपिक में आप लोग को डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट सिखाया था, यानी डिजिटल योग का कॉन्सेप्ट किस तरह होता है वो सारा कुछ बताए थे। तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं और कंटिन्यू क्लास करते हैं। कंटिन्यू बेस पे आपको डेली बेस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्लास मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, तो आज की शुरुआत करते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ, और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोग का एक मोटिवेट करना चाहता हूं। एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। कहते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा तलाश करो। तो आप लोगों को भी कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। मेहनत ही है जो कि आपको कामयाबी तक ले जाएगी। बाकी सारा कुछ आपका मेहनत ही डिसाइड करेगा। तो चलिए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नए अध्याय से, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का क्लास है, यानी गणित। और गणित का जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग पहले ही इसके बारे में देख चुके हैं कि हम लोग को सिलेबस क्या क्या कवर करना है। तो आपको जैसा कि मैं बता दूं, क्लास 9th और 10th में, 9वीं और 10वीं में जो आप मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस पढ़े वही सारा कुछ सिलेबस यहाँ पे रहने वाला आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से, यानी नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है नंबर सिस्टम। और क्लास 9th में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है, और आपका क्लास 10th में जो है, ये देखिए क्लास 10th में आपका वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर बोलते हैं। तो दोनों चैप्टर कंबाइन ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। क्या करने वाले हैं? संख्या पद्धति, ठीक है। एक मिनट। संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो जो नंबर है हमारे, सारे नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए हम लोग संख्या पद्धति में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या क्या है? तो संख्या के बारे में आपको बता दूं कि संख्या में अलग अलग संख्या के पद्धति है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि बाइनरी सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, ठीक है ना। बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। ये जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, सॉरी, ये जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या यहाँ पे होगा? दशमलव प्रणाली। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? दशमलव प्रणाली। क्या पढ़ना है? तो दशमलव प्रणाली। अब ये दशमलव प्रणाली क्या होता है? तो दशमलव प्रणाली में, डेसिमल सिस्टम में हमारे पास कुल मिला के, कुल अगर बात करें तो कुल मिलाकर कुल कुल कितने अंक होते हैं? तो कुल अंक कितने हैं?
तो 10 है। डेसिमल सिस्टम में कुल कितने अंक? तो 10 है। कितने हैं? 10 है। 10 अंक है। और ये 10 अंक क्या है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल मिला के 10 अंक है डेसिमल सिस्टम में। इन्हीं 10 नंबर से, इसी 10 अंक से, सॉरी 10 अंक से, 10 डिजिट से, ये क्या है हमारा? डिजिट है। कितना डिजिट है? 10 डिजिट है। इन्हीं 10 डिजिट के उपयोग से हम लोग, इसके यूज से, इसको ही कंबाइन करने से हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। इसी से क्या बनाते हैं हम लोग? संख्या बनाते हैं। संख्या कैसे बनता है? इसी को कंबाइन करने से। यानी अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? अंकों के समूह को, अंकों के समूह को ही क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या बोलते हैं। जब जैसे कि हम लिखे यहाँ पे 1, 2, 3, ये क्या है? 123। 123 ये क्या है? एक संख्या है। और इसमें कितने अंक यूज हुए हैं? कितने अंक का उपयोग किया गया? 3 अंक का। कौन कौन सा अंक? 1, 2 और 3 का। और 1 और 2, 1, 2, 3 को हम मिला दिए तो क्या बन गया? संख्या बन गया। क्या बन गया? संख्या बन गया। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा डेसिमल सिस्टम क्या है। और हम लोग को सिलेबस में डेसिमल सिस्टम ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दशमलव प्रणाली ही पढ़ना है। ठीक है। तो क्या है? कुल अंक 10 होते हैं। कहां तक? 0 से लेकर 9 तक। और अंकों के समूह को ही क्या बोलते हैं हम लोग? अंकों के समूह को ही संख्या बोलते हैं। अब संख्या में ना हम लोग को एक चीज ध्यान देना है। पहला चीज हम लोग को क्या देखना है? एक तो प्लेस वैल्यू होता है संख्या में क्या होता है? संख्याओं का प्लेस वैल्यू होता है। संख्या का क्या होता है? प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान। क्या? स्थानीय मान। और एक होता है फेस वैल्यू, जिसे बोलते हैं अंकीय मान। अंकीय मान। ठीक है। अब देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, इसको समझाते हैं। प्लेस वैल्यू, जैसे कि कोई संख्या हम लिखें, जैसे मान लीजिए मैंने संख्या लिया, मैंने क्या संख्या लिया? 1, 2, 1, 5, 6, 7। ठीक है। 1, 2, 5, 6, 7 ये लिखा। अब इस संख्या में ना आपको क्या करना है? जो संख्या आपका इधर जो है, ये जो होता है सबसे लास्ट में, जो होता है एकदम बिल्कुल सबसे लास्ट में संख्या के इधर जो होता है, ये क्या होता है आपका? इसे बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। उसके बाद जो यहाँ पे 6 है, ये क्या है? दहाई अंक। क्या है? दहाई अंक। क्या है? दहाई अंक। और ये क्या है? 5। 5 जो है ये क्या है? सैकड़े का अंक है। क्या है? सैकड़े का अंक है। सैकड़े का मतलब 100। ठीक है। 2 क्या है? हजार वाला अंक। क्या है? हजारवे अंक है। 1000 पे अंक है। और एक जो यहाँ पे है, ये कितने पे आएगा? ये 10,000 पे। 10,000वें अंक है। कितना है? 10,000वें अंक। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक का मतलब क्या? 7 गुना 1, 7 गुना 1। दहाई अंक का मतलब, दहाई का मतलब 6 गुना 10। सैकड़े का मतलब 5 गुना 100। तो इसका जो ये स्थानीय मान है वो क्या है? स्थानीय मान क्या है? ये जो स्थानीय मान है यही है स्थानीय मान। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये क्या है? इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू है। क्या है? प्लेस वैल्यू। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये देखिए 2 पे क्या, जो 2 इंटू 1000, 1000। ठीक है, 1000। और ये 10,000 यानी 1 पे 10,000 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया, ये जो हम लोग देख रहे हैं, यही क्या देख रहे हैं हम लोग? स्थानीय मान। क्या देख रहे हैं? स्थानीय मान। अब अगर बात करें अंकीय मान की, अंकीय मान की बात करें तो अंकीय मान में क्या होता है? जो संख्या का, जो अंक का अंकीय मान होता है, फेस वैल्यू होता है, अंक का अंकीय मान ही क्या कहलाता है? अंक का जो अंक जहां पे है, जैसे मान लीजिए अंक अपने आप में अंकीय मान, जैसे 5 का अंक मान निकाले अंकीय मान, तो 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। तो यानी जो फेस वैल्यू होता है, मतलब कहने का मतलब फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू क्या होता है? सेम डिजिट होता है। फेस वैल्यू क्या होता है? संख्या में किसी भी संख्या दिया हुआ है, संख्या में किसी भी डिजिट का, किसी भी अंक का डिजिट का जो अंकीय मान होता है सेम वही डिजिट होता है। क्या होता है? वही डिजिट। जो डिजिट है उसका अगर फेस वैल्यू बोले तो डिजिट का फेस वैल्यू सेम डिजिट होता है। यानी फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू सेम डिजिट होता है। क्या होता है? सेम डिजिट।
यानी समान अंक ही क्या होता है, जो अंक दिया हुआ वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पे 5 का अंकीय मान या फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग इसको एक बार देखते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 अंकों की एक संख्या में हजारवें के स्थान का अंक 3 है और इकाई के स्थान का अंक हजारवें स्थान के अंक का 3 गुना है। पहले देखिए ये ऑप्शन देखिए, पहले हमको क्या करना, ऑप्शन को देखना। ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, 6 अंकों की एक संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, ठीक है, क्लियर है। सारा ऑप्शन 6 अंकों की संख्या, सब में 6 अंक है, ठीक है, क्लियर है। फिर बोला हजारवें के स्थान का अंक 3 है, हजारवें के स्थान, तो हजारवें के स्थान पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे 3 है, यहाँ भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी सारे ऑप्शन में 3 है। तो ये इस पे काम हमारा नहीं चलने वाला है, तो ये पॉइंट को भूल जाइए, इस पे हमको नहीं आंसर आएगा। फिर देखते हैं 10 हजारवें स्थान पर का अंक हजारवें स्थान के अंक का 1/3 है, यानी 10,000 पे जो अंक है, 10 हजारवें स्थान पर जो अंक है वो हजारवें स्थान के अंक का तिहाई है, ठीक है। तो 10,000 देखिए यहाँ पे 1000 1/3 है, तो 10,000वें स्थान पे क्या है, 1 है, ये देखिए 1। अगर 3, ये हजारवें स्थान पे 3 था, इसका 1/3 हो गया, तो 1/3 क्या हो गया, 1, और ये 1 सब में, सारे ऑप्शन में 1 है, मतलब इस भी स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सैकड़े के स्थान पर सबसे छोटा अंक है, सैकड़े के स्थान पे सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक क्या होता है, सबसे छोटा अंक क्या होता है, तो सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0। सबसे बड़ा अंक होता है 9, कितना होता है, बड़ा अंक 9 होता है, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, और ये सारे ऑप्शन में देखिए, सारे ऑप्शन पे ये 0 है सैकड़े स्थान पे, तो इससे भी आंसर हमारा नहीं आएगा। लाख के स्थान का अंक सैकड़े तथा हजार के स्थान के अंक के योग का तिगुना है, यानी लाख के स्थान पे क्या है, 9 है, ये अंक सैकड़े तथा हजार के स्थान के अंक के योग का 3 गुना है। तो देखिए सैकड़े के स्थान पे क्या है, 0, और हजार स्थान पे क्या है, 3, ये दोनों को जोड़े तो 3, इसका तिगुना हो जाता है 9, और ये 9 सब में है, देखिए सब में 9 ऑप्शन है, ठीक है, 9 ऑप्शन है, तो इससे भी हमारा आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा। अब हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा, दहाई का अंक, ये अंक होगा, दहाई का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का 6 गुना है। अब देखिए दहाई का अंक क्या है, 6, सैकड़े के स्थान के इकाई अंक का 6 गुना है, दहाई का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का 6 गुना है, 6 गुना है। तो देखिए सैकड़े के स्थान पे क्या है, सैकड़े के स्थान पे 0 है, इसका 6 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी आप देखिए दहाई का अंक 0 होना चाहिए। दहाई का अंक किसमें 0 है, एक ही ऑप्शन है सी नंबर जिसमें दहाई का अंक 0 है, तो हमारा फाइनली लास्ट वाले से ही आंसर आ गया, बाकी सारे में ऑप्शन सेम था, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कहाँ पे था, तो डिफरेंट था सिर्फ यहाँ पे। देखिए डिफरेंट कहाँ था, डिफरेंट हमारा कहाँ था, सैकड़े का स्थान। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं, अब देखिए इस ऑप्शन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका था, मैं तो आपको डिटेल में पढ़ के बताया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए था, हमारा अप्रोच होना चाहिए कि पूरे ऑप्शन को एक बार देखते हैं। पूरे ऑप्शन में देखिए 913 913 913 सब में है, यानी हमारा यहाँ पे जो हजारवा स्थान है, 1000, 10,000, लाखवा स्थान में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम टू सेम है, उससे हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर देखिए आपका फिर जो सैकड़े का स्थान है सब में 0 है, सब में 0 है, बचा क्या आपका, और इकाई का अंक सब में 9 है, बचा क्या आपका दहाई अंक यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आप दहाई अंक वाले स्टेटमेंट को पढ़ते तो आंसर आ जाता, तो हमारे लिए सिर्फ दहाई अंक। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन बड़े लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन
उसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हम दहाई अंक वाला चीज को अगर देखते हैं, बाकी सारा ऑप्शन सेम टू सेम था, बस दहाई का अंक सब में चेंज है, बाकी सारा अंक सेम है। देखिए बाकी सारा अंक सेम है, बस दहाई का अंक जो है सब जगह सब ऑप्शन में डिफरेंट है। यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो सिर्फ दहाई अंक के अंक को देख के, उस स्टेटमेंट को देख के आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है संख्या 67.4068 में संख्या के दाई और 6 का स्थानीय मान बाई और 6 के स्थानीय मान का कितना गुना है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये संख्या दिया हुआ है 67.4068, इसमें कह रहा है 6 का स्थानीय मान निकालना है। 6 का स्थानीय मान, ये देखिए 6 इधर भी, ये जो है दाई ओर हो गया, ये आपका क्या हो गया दाई ओर, और ये क्या हो गया बाई ओर, बायां। ठीक है, दाया बाया। अब आपको 6 का स्थानीय मान, दाया में भी 6 है और बाया में भी 6 है, और इस दोनों का क्या स्थानीय मान निकालना। तो दाएं साइड का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना होगा 6, और ये कितने पे इकाई दाई तो 10, यानी 60। कितना है 60, कितना है 60। या इसको लिख सकते हैं आप 6 गुना 10 का पावर 1। ठीक है, अब देखिए आप बाईं ओर देखेंगे तो बाईं ओर देखिए, इसका बाईं ओर 6 है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका 0.06 है ना, 0.006 होगा, 0.1230 यही होगा 0.06। अब इसको अगर आप दशमलव को में हटाएंगे तो कितना नीचे आएगा 1000, यानी कितना हो गया 6 अब बटे 10 का पावर कितना हो गया 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये इसका कितना गुना है, तो कितना गुना है, अगर जैसे मान लीजिए ये संख्या का ये कितना गुना है, ये जो है इसका कितना गुना है, तो ये निकालने का तरीका क्या होता है, हम बोलेंगे 8 4 का कितना गुना है, 8 4 का कितना गुना, तो क्या करते हैं 8 में 4 से भाग करते हैं ना, तो वही करना है। यहाँ पे पूछ रहा है इसका कितना गुना है, तो इसको करेंगे 6 × 10 का पावर -3 बाय 6 × 10 का पावर 1, यही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का पावर 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर करेंगे इसको तो 10 का पावर 1, एक मिनट यहाँ पे देखिए, ठीक 0.006, ठीक। तो यहाँ पे 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 6 से 6 कट गया, 10 का पावर -3 और 10 का पावर -1 आ गया, तो क्या हो गया 10 का पावर -4 आंसर होगा। 10 का पावर -4 एक्चुअली हम -4 होगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, 10 का पावर -4 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर है। ठीक है, 10 का पावर -4 इसका क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये था आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, यानी स्थानीय मान और अंकीय मान का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट, अब हम लोग आते हैं नंबर पे। किस पे आते हैं, तो संख्या का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण, देखिए संख्या का वर्गीकरण जो है, यानी संख्या को कैसे बांटा गया, तो संख्या का वर्गीकरण के लिए हम लोग क्या सबसे पहले देखते हैं सम्मिश्र संख्या, जिसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छे से चीजों को समझते जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है जहां आपका वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाए। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण क्या कहलाता है सम्मिश्र संख्या। तो इसमें वास्तविक संख्या भी होगा और काल्पनिक संख्या भी होगा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या जैसे 6 + 3 आयोटा, ये क्या है अयोटा, क्या है अयोटा।
ये क्या है, आयोटा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है। 6+3 अयोटा, ये क्या हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो अयोटा है, ये जो अयोटा है, यही क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर। ये जो है काल्पनिक संख्या है। क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। देखिए संख्या जो होता है ना, संख्या दो टाइप से हो सकता है, एक तो वास्तविक संख्या हो सकता है, एक काल्पनिक संख्या। क्या, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। हाँ, वास्तविक संख्या होती है जो आप लोग देखते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम लोग उसका थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। तो हम लोग काल्पनिक संख्या में जो अयोटा है, ये जो अयोटा है ना, यही क्या है, ये जो अयोटा लगा है, आई लगा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर ये जो अयोटा का स्क्वायर होता है, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर जो होता है, ये अंडर रूट -1 होता है। क्या होता है, अंडर रूट -1, सॉरी अंडर रूट नहीं, अभी -1 होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, -1 होता है। क्या होता है, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। और जब इसी को स्क्वायर हटा दे इधर से, तो उधर अंडर रूट में -1 हो जाएगा, अंडर रूट में -1 हो जाएगा। अब ये देखिए कोई ऐसा नंबर आप ऐसे जनरली नहीं पढ़े होंगे जिसके अंडर रूट में -1, इसीलिए यह क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्लियर है, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और अयोटा का यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो -1 अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, यही क्या है, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या है, यानी काल्पनिक संख्या है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है। तो इसमें देखिए वास्तविक संख्या, ये जो 6 था हमारा, ये 6 क्या हो गया, वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या अयोटा दोनों का मिक्सचर, दोनों का जब मिक्सचर हुआ तो इसी को क्या बोले, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो संख्या को इस प्रकार से बांटा गया। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या को समझना है तो वास्तविक संख्या क्या होता है, -इन्फिनिटी से लेके, यानी माइनस अनंत से लेके, निगेटिव में अनंत से लेके, अब इसको डॉट डॉट -3, -2, -1, 0 से लेके 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस अनंत से लेके, -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्या, जितना भी नंबर है, तो ऑल नंबर, सभी संख्या, सभी संख्या क्या होगा, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी, रियल नंबर। इसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने क्या बताया कि सम्मिश्र संख्या का वर्गीकरण जब करते हैं तो सम्मिश्र संख्या में से, सम्मिश्र संख्या को जब बांटते हैं तो सम्मिश्र संख्या दो प्रकार से विभाजित होती है, एक तो वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या है, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो। जैसे कि 6+3 अयोटा, इसमें अयोटा जो है काल्पनिक संख्या है, अयोटा का स्क्वायर होता है -1, और इसी का जो स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में -1 हो जाता है। तो कोई ऐसा वास्तविक संख्या नहीं है जिसका अंडर रूट में नेगेटिव यानी ऋणात्मक साइन हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या, जो कि हमारे सिलेबस का पाठ नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में अभी नहीं है। हम लोग को ये नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रियल नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे एक काल्पनिक संख्या से एक कॉन्सेप्ट और है। काल्पनिक संख्या जो है, काल्पनिक संख्या जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो बोले, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो बोले हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोल सकते हैं, जटिल संख्या या सम्मिश्र संख्या। क्या बोल सकते हैं, जटिल या सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का क्या निकालेंगे हम लोग, सम्मिश्र संख्या का कंजुगेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो कंजुगेट, इसका क्या निकालना है, कंजुगेट। अब कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, अब कंजुगेट समझिए। कंजुगेट का मतलब होता है कि
इनमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसे नंबर से गुना करे, ऐसे नंबर से इसको गुना करे ताकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर बन जाए। क्या बन जाए? रियल नंबर बन जाए। यानी कंजुगेट का मतलब होता है ये जोड़ीदार है। किसका जोड़ीदार? किसका जोड़ीदार? जोड़ीदार किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। सम्मिश्र संख्या का क्या है? जोड़ीदार होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में गुना करने पर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या में गुना करने पर, कॉम्प्लेक्स नंबर में गुना करने पर, में गुना करने पर वास्तविक संख्या प्रदान करे, वास्तविक संख्या प्रदान करे। जैसे मान लीजिए हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कंजुगेट क्या होगा, जैसे हम लिए 6 + 3 आयोटा, 6 + 3 आयोटा लिए, तो 6 + 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट क्या होगा? तो इसका कंजुगेट जो होगा, इसका कंजुगेट होगा, याद रखना है आपको, कंजुगेट सेम नंबर होगा, बस साइन यहाँ चेंज कर देना है। 6 + 3 आयोटा है तो इसका क्या हो जाएगा? 6 - 3 आयोटा, क्योंकि इसको, ये संख्या को अगर 6 - 3 आयोटा से गुना करे तो ये संख्या क्या दे देगा? एक रियल नंबर देगा। कैसे देगा देखते हैं हम लोग इसको। 6 + 3 आयोटा और इसको गुना करना 6 - 3 आयोटा से। अब देखिए दोनों को गुना करते हम लोग, यहाँ से गुना करेंगे तो ये क्या होगा? a + b और a - b। ये क्या आ रहा है आपको आइडेंटिटी? कौन सा आइडेंटिटी आ रहा है? तो आ रहा है a + b × a - b। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो a² - b²। ठीक है। अब a² क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 होगा। 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग, क्योंकि a क्या है आपका? 6 है, 6 का स्क्वायर 32, सॉरी 36 हो गया। और 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे, किसका? 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है। और यहाँ बीच में यहाँ पे माइनस का साइन होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, क्योंकि a² - b² होता है। तो आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9 हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। अभी देखिए 36, 9 × -1 तो -9, और माइनस आगे साइन है तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 45, 45 हो गया। और ये 45 क्या है आपका? 45 आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। तो ये क्या होगा आपका? यही आपका क्या हो गया? कंजुगेट हो गया। यानी कंजुगेट कहने का मतलब कुछ नहीं, कंजुगेट का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जो सम्मिश्र संख्या है, उसमें किससे गुना करे कि संख्या जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में कन्वर्ट बदल जाए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। तो आप लोग को कंजुगेट भी समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को कंजुगेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी प्रोडक्ट जो होता है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो लिखिए यहाँ पे, जो प्रोडक्ट होता है किसका? कॉम्प्लेक्स का और उसके कंजुगेट का, वो हमेशा क्या देता है? रियल नंबर देता है। क्या देता है? तो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड its conjugate gives real number। यानी कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या और कंजुगेट सम्मिश्र संख्या एवं इसके कॉन्जुगेट को गुना करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है।
वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आप लोग का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो ये तो था हमारा अभी तक क्या, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझे। अब हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या, जो हमारा रियल नंबर है, जो हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर। आप लोग को क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या का वर्गीकरण को हम लोग समझते हैं। वास्तविक संख्या को अगर वर्गीकृत किया जाए तो वास्तविक संख्या दो भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, दशमलव संख्या, और दूसरा क्या है, पूर्णांक। पहले दशमलव और दूसरा क्या है, पूर्णांक। क्लियर है, दशमलव और पूर्णांक। सबसे पहले हम लोग दशमलव की अगर बात करें तो दशमलव को, दशमलव संख्या में क्या क्या आता है, तो दशमलव में आप लोग याद रखें दशमलव में क्या क्या आ सकता है। तो दशमलव में क्या क्या संख्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए हम लोग ले ले दशमलव ले ले तो 0.6, ये भी क्या है, दशमलव संख्या है। या आप लोग ले यहाँ पे 6/4, ये भी क्या है, दशमलव। 6/4 भी क्या होगा, दशमलव ही होगा। ठीक है, या आप ले लें यहाँ पे 0.333, ये भी क्या होगा, दशमलव होगा। ये भी क्या होगा, दशमलव संख्या, दशमलव लगा हुआ ना। ये देखिए 6/4 को भी अगर आप यहाँ से डिवाइड करेंगे 4/6, इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, आपको दशमलव में ही आएगा ना। ये देखिए अब नहीं लगेगा, दशमलव लगाएंगे तो 1.5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5। ये भी क्या होगा, दशमलव ही होगा। क्या होगा, दशमलव ही होगा। इसके अलावा और भी संख्या होती है, जैसे कि मान लीजिए 0.312588092। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है, दशमलव संख्या। क्या है, दशमलव संख्या। इसके अलावा भी है तो रूट वाला जितने भी नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो जिसका, तो वो क्या हो सकता है, √3, √5, √2, √7, ये सभी क्या है, दशमलव संख्या। क्या है, दशमलव संख्या है। क्लियर है, ये क्या है, दशमलव संख्या है। ये हम आपको रियल नंबर का क्लासिफिकेशन समझा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, ये दशमलव तो हो गया, अब हम लोग आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक जो है जिसे हम लोग इंटीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर को अगर बांटा जाए तो इंटीजर को जो बांटा गया तो इंटीजर के अंतर्गत तीन चीजें आया। इंटीजर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आया, तीन चीजें आया। क्या क्या, तो पहला होता है निगेटिव इंटीजर। क्या, निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये देखिए ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है, ये -∞ से लेके -3, -2 और -1 तक ये क्या होता है, आपका निगेटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। दूसरा क्या होता है, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर क्या हो गया, जीरो इंटीजर क्या हो जाता है, जीरो इंटीजर हो जाता है जीरो। ठीक है, थर्ड क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। क्या, धनात्मक पूर्णांक में क्या आता है, तो धनात्मक पूर्णांक में आपका आता है 1, 2, 3 so on प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये था आपका इंटीजर का वर्गीकरण। इंटीजर को इस टाइप से बांटा गया। अब इंटीजर में जो जीरो है, जीरो अपने आप में क्या है, जीरो न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है। जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही तो निगेटिव इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इंटीजर के अंतर्गत आता है। अब देखिए जीरो, अब जैसे ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग फर्दर अगर बांटेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। क्या है, यही हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। यही क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। और जब इसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे, यानी ये जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो जीरो इंक्लूड हो जाएगा, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला दिया जाए तो यही क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या में क्या, जीरो। पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा प्लस इसके अंदर वो क्या आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है, ये आपका था पूर्णांक का। अब हम लोग दशमलव को समझते हैं कि दशमलव जो है, डेसिमल नंबर जो है,
डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो आगे हम लोग दशमलव को एक बार समझते हैं। दशमलव जो संख्या है, दशमलव संख्या को हम लोग समझते हैं। दशमलव संख्या जो होता है, इसका पार्टीशन अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दशमलव संख्या में। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा, इसमें क्या आएगा दशमलव संख्या में, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। क्या, तो शांत दशमलव। अब देखिए शांत दशमलव क्या है, शांत दशमलव क्या है इसको समझाते हैं। शांत दशमलव क्या होता है कि वैसा दशमलव जहां डेसिमल के बाद डिजिट खत्म हो जाए। डेसिमल के बाद जहां यानी दशमलव के बाद डिजिट यानी अंक खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए, जैसे बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें उदाहरण स्वरूप अगर बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे 4.25। देखिए दशमलव के बाद डिजिट क्या कंटिन्यू चल रहा है, नहीं चल रहा ना, तो ये खत्म हो गया। जैसे 0.9, 0.9, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या कर सकते हैं आप लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q। P/Q का मतलब कुछ नहीं है, P/Q मतलब भिन्न के रूप में इसे लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में इसे लिख सकते हैं। अब जब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/9 है तो 0.9 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, यानी 9/10, यानी ये हो गया P आपका और ये हो गया Q। और जिस संख्या को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी संख्या को क्या बोलते हैं, इस संख्या को क्या बोलते हैं आप, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या क्या हो गया, तो परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या परिमेय संख्या क्या होता है, अब ध्यान देना है कि परिमेय संख्या क्या होता है, यानी रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वो सभी संख्याएं जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। और P और Q यानी अंश और हर क्या होना चाहिए, अंश और हर ये बिलोंग टू मतलब इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q पूर्णांक होना चाहिए। और आपका Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जो Q यानी जो आपका अंश है, सॉरी हर है, हर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे अगर किसी भी भिन्न में हर 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या के नीचे में हर में 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित होता है, मैथ में अपरिभाषित होता है। तो ये क्या था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और मैं बता दूं टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये रैशनल नंबर होगा, यानी परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। P/Q 4.25। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे में 100, यानी 425/100, यानी P/Q के फॉर्म में हो गया, यानी परिमेय संख्या हो गया। तो आई होप आप लोग को दशमलव संख्या के अंतर्गत टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आएगा। ठीक है, शांत दशमलव आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, शांत दशमलव क्या होता है, जहां दशमलव के बाद अंक खत्म हो जाए, रुक जाए। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव। अब शांत दशमलव को पहचानने के लिए कोई भी फ्रैक्शन यानी भिन्न दिया रहेगा, कोई भी फ्रैक्शन यानी कोई भी भिन्न दिया रहे। देखिए शांत दशमलव के लिए एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना कि अगर कोई भी भिन्न दिया हुआ है,
कोई भी भिन्न दिया हुआ तो शांत दशमलव को पहचानने का तरीका क्या होता है कि आप उसे क्या कर सकते हैं, उसमें आपको देखना है कि हर में शांत दशमलव के लिए, शांत दशमलव के लिए क्या है, शांत दशमलव के लिए, शांत दशमलव की पहचान के लिए क्या करना है, दशमलव की पहचान के लिए कि हर में यानी पी बाई क्यू के रूप में जो होगा, यानी यहाँ पे जो क्यू होगा यानी जो आपका हर होगा, हर में क्या होना चाहिए, 2 और 2 या 5 या तथा 2 एवं 5 दोनों का घात होना चाहिए, दोनों का घात होना चाहिए, घात होना चाहिए। शांत दशमलव कैसे पहचानेंगे, कोई भिन्न दिया रहेगा, आपको पहचानने के लिए बोलेगा तो बताइए इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी शांत दशमलव है। तो कैसे पता करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए हम क्या बोले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया क्या, जैसे दे दिया 3/8, 3/8 दे दिया और पूछा कि ये शांत दशमलव है या नहीं। तो मैं क्या बोला कि शांत दशमलव के लिए आपका हर जो होना चाहिए, आपका हर में क्या होना चाहिए यानी क्यू जो होना चाहिए, नीचे वाला जो होना चाहिए, ये भिन्न है। 3/8 क्या भिन्न है, भिन्न है मतलब ये क्या 3/8 पी बाई क्यू के रूप में मतलब परिमेय संख्या है। और ये जो परिमेय संख्या है इसमें आपका हर क्या होना चाहिए, ये हर अगर ये हर यदि आपका ये जो हर है यदि आपका 2 का पावर या 5 का पावर या 2 एवं 5 दोनों का घात हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 3, ये क्या हो रहा है 2 का पावर 3 लिख सकते हैं 8 को 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो हम क्या करेंगे, अब इसको टर्मिनेट बनाने के लिए, अब टर्मिनेटिंग करने के लिए 2 का पावर होना चाहिए 5 का पावर, तो 2 का पावर आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैं क्या बोला, जब हर में आपका 2 का पावर हो 5 का पावर हो या 2 और 5 दोनों का पावर हो घात हो तो इसे क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये जो आपका भिन्न है ये शांत दशमलव होगा, क्या होगा शांत दशमलव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 का घात है, 2 का घात है किसमें हर में। क्लियर है, क्लियर है। नहीं होगा तो इसे आप लोग बना सकते हैं 2 के पावर में या 5 के पावर में, कोई भी संख्या दिया हुआ हो तो उसको आप 2 के पावर या 5 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा घात हो, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा घात हो तो ये नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर दे दिया जाए आपको 3/24, ठीक है 3/24, तो 24 को क्या लिख सकते हैं आप, 24 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6, 4 गुना 6, ठीक है, या 8 गुना 3, 8 गुना 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 गुना 3 भी लिख सकते हैं, 8 गुना 3। अब 8 का तो हो गया 2 का पावर 3, लेकिन 3 का नहीं हुआ, यहाँ पे 3 भी आ गया। तो मैं क्या बोला 2 का घात 5 का घात ही होना चाहिए, 2 और 5 के घात के अलावा अगर कोई दूसरा होगा नंबर संख्या होगा कोई अंक होगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, हालांकि इसको आप यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम आपको बताते हैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, यानी शांत दशमलव। ठीक है, क्लियर है, शांत दशमलव आप लोग को क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब आगे। अब हम लोग वास्तविक संख्या का वर्गीकरण, यहाँ पे तो एक मिनट पहले हम लोग यहाँ पे शांत दशमलव देखें, इसके बाद भी आता है वो देखिए आप लोग। दूसरा जो हमारा है दूसरा दशमलव संख्या के अंतर्गत आता है अशांत दशमलव। क्या अशांत, अशांत अशांत आवृत्ति दशमलव। शांत होगा तो शांत होगा और ये आवृत्ति का मतलब होता है बारंबारता, रेकरिंग मतलब बारंबारता, मतलब दशमलव के बाद कोई एक डिजिट यानी कोई अंक जो है बार बार आ रहा हो। जैसे कि आप इसको 0.3333 ये कंटिन्यू चल रहा है, ये क्या हो गया अशांत आवृत्ति दशमलव। क्या होता है अशांत आवृत्ति दशमलव, इसे क्या बोलते हैं अशांत आवृत्ति।
इसको बोलते हैं अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग ये दशमलव के अंतर्गत ही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रैकरिंग भी बोलते हैं इसको, रैकरिंग भी इसको बोला जाता है, या रैकरिंग डेसिमल, क्लियर है। ये अशांत आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति मतलब कोई दशमलव के बाद जो अंक है ना बार बार रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव, ठीक है, अशांत आवृत्ति दशमलव। अब ये देखिए अशांत आवृत्ति दशमलव जो है ये भी क्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसको भी हम 0.33 को लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ये बार है, ये जो ऊपर लाइन लगा हुआ ये क्या है, बार, रैकरिंग, ठीक है, 0.3 के ऊपर रैकरिंग, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर रैकरिंग लगा देते हैं। अब इसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो 0.3 का जब बार हटाते हैं तो ये आ जाता है, जितना नंबर पे बार है उतना नीचे में 9 हो जाता है, फिर 3/9 लिख सकते हैं, यानी 1/3, और ये क्या हो गया आपका p/q के फॉर्म में हो गया, और p q दोनों इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल टू q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या, यानी जो भी संख्याओं को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। तो अशांत आवृत्ति दशमलव भी क्या होगा आपका, अशांत आवृत्ति दशमलव भी परिमेय संख्या होगा, क्लियर है, परिमेय संख्या। अब इसको देखिए कैसे 3/9 आया, इसको भी अब प्रूव करके दिखाते हैं। 0.3 के ऊपर बार था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद किसी भी अंक पे अगर बार लगा है तो वैसे संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे, x 0.3 के ऊपर बार, या इसी को लिख सकते हैं 0.333 ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पे दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है, एक अंक पे बार है, दशमलव के बाद अगर एक अंक पे बार है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान, पहले तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस इक्वेशन से एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक पे बार है, दशमलव के बाद एक अंक पे बार है तो इस इक्वेशन में 10 से गुना करेंगे, अगर दशमलव के बाद 2 अंक पे बार होगा, 2 अंक पे बार लगा होगा तो 100 से गुना करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक पे बार होगा तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है, दशमलव के बाद 4 अंक पे बार होगा तो 10,000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए दशमलव के बाद एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुना करेंगे, इसी इक्वेशन को 10 से गुना करेंगे, तो इसमें 10 पे गुना करेंगे तो LHS को LHS से, RHS को RHS से गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए x में 10 से गुना किए तो 10x, समझ गए, 10 से क्यों गुना किए, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक पे बार है इसलिए 10 से गुना किए, ठीक है, 2 अंक पे रहता तो 100 से करते, 3 अंक रहता तो 1000 से करते, क्लियर है। तो यहाँ पे 10x किए, इससे मल्टीप्लाई किए 10x हो गया, इसको गुना किए किससे, 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 से गुना किए तो 10x हो गया। अब इसको देखिए ये LHS था और ये RHS है, RHS को भी 10 से गुना करेंगे तो 0.3 को 10 से गुना करेंगे तो एक अंक जो है दशमलव के बाद वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3.33, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करें, 2 को 2 में 1 से माइनस करें, इक्वेशन 2 को यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे तो 10x से x गया, LHS से LHS को घटाएंगे, RHS से RHS को, 10x से 9x 10x से x गया तो 9x, ठीक है, और यहाँ 3.33 से 0.33 गया तो बाकी जो हो गया इधर वाला 0 हो गया, बचा 3 में से 0 गया तो 3, देखिए इधर 3.33 से माइनस करेंगे आप 0.33 तो क्या होगा, इधर 0 0 0 और ये बच जाएगा 3, तो फाइनली हमारा 3 हो गया। अब यहाँ से हमारा x क्या आएगा, यहाँ पे x क्या आएगा हमारा, यहाँ x हो जाएगा हमारा, यहाँ 9 मल्टीप्लाई में उधर में जाके डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो गया हमारा 1/3। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया कि 1/3 कैसे हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया 1/3 यानी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। क्लियर है, तो ये हमारा था अशांत आवृत्ति दशमलव, ये भी क्या होगा हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा,
ठीक है, परिमेय संख्या के अंतर्गत ही ये भी हमारा आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को शांत और अशांत आवृत्ति दशमलव का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, ये अशांत आवृत्ति दशमलव का भी है, अशांत आवृत्ति दशमलव का, अशांत आवृत्ति दशमलव का है। अशांत आवृत्ति दशमलव को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख के बताना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू, यानी भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में बदले, रूप में बदले। तो हम दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे आपको 0.93 के ऊपर रैंकिंग है। 93 के ऊपर रैंकिंग का मतलब क्या हो गया? 0.93 93 93 यही रिपीट होगा। तो मैं क्या बताया कि दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद अंक पे रैंकिंग है यानी आवर्त लगा हुआ है, तो उसे ही हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स, और उसी को इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। और दशमलव के बाद 2 अंक पे है, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 10x 100x हो जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 93.93। अब इसको इक्वेशन 1 से ये इक्वेशन 2 हो गया, तो उसे क्यों घटाएंगे? तो 100 में x में से x गया तो 99x, और 93 में से 0 गया तो इधर का तो 0 हो जाएगा, 93 में से तो 93 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 93/99। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने अंक पे बार है, जितने अंक पे बार है, तो बार हटाते ही, दशमलव हटाते ही ये क्या होगा? जो अंक है ऊपर लिखा जाएगा, जितने अंक पे बार है उतना नीचे 9 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आई होप आप लोग को अशांत आवृत्ति दशमलव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम को, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में हम लोग, संख्या प्रणाली में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट सीखे, इंटीजर को समझे, उसके बाद हम लोग शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और अंकीय मान के बारे में जाने। तो इस सेशन को, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोग को कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल से जल्दी जुड़ जाए ताकि आपका जो तैयारी है वो कंटिन्यू बेस पे होता रहे। तो चलिए, टिल देन आप लोग तैयारी करते हैं, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।